हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स, डिविडेंड डिसीजंस, आप लोगों का वर्किंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं हम लोग वो करेंगे। साथ ही में वो स्टूडेंट्स जो यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट या यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस पर जाकर कंप्लीट कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोगों को कंप्लीट कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ, सेक्शनल टेस्ट के साथ और मॉक टेस्ट के साथ अवेलेबल हो जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं, आप लोग लिंक को ऐप को जाके चेकआउट कर सकते हो, कोर्सेज देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is not true about dividend decision? इनमें से कौन सा डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड ऑप्शन सही नहीं है? डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस प्रॉफिट में से कुछ सेट असाइड अपने पास अलग रख ले, कुछ अमाउंट, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए, या फिर वो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उसे ही हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। की कंपनी डिसाइड करेगी कि कितना पोर्शन वो एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रखेगी और कितना पोर्शन एज अ डिविडेंड डिसीजन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स लीगल एज वेल एज फाइनेंशियल कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल एंड लीगल कंसिडरेशन, फाइनेंशियल और लीगल इन दोनों को ही हम कंसिडर करते हैं डिविडेंड को पे करते वक्त। क्लियर? डिविडेंड कैन बी पेड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट्स होंगे तभी हम डिविडेंड्स दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिविडेंड कैन बी पेड व्हेन देयर आर लॉसेस, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यही स्टेटमेंट क्या है, यही पूछा गया है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं। स्टॉक डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टॉक डिविडेंड जो होते हैं वो एक तरीके से आप लोगों को बोनस इशू होते हैं। क्या होते हैं? बोनस इशू होते हैं। बोनस इशू क्या होते हैं? जब आप लोगों को शेयर्स जो हैं वो फ्री में इशू कर दिए गए हैं, तो ये लिक्विडिटी पोजीशन को फिर इफेक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डिविडेंड कैन बी पेड व्हेन देयर आर लॉसेस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल करेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज नोन एज। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जब टोटल करेंट एसेट्स में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है तो उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड सेमी वर्किंग कैपिटल। देखो क्या होते हैं सारे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका होता है जब आप पूरे ग्रॉस का मतलब ही होता है टोटल, ठीक है। तो जब आप टोटल करेंट एसेट्स आप ऐड कर लोगे ना, आपकी क्रॉस वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। क्या? जब आप टोटल करेंट एसेट्स को ऐड कर लोगे तो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका आंसर ए ही हो जाएगा। मगर हम बाकी टाइप्स देख लेते हैं क्या होता है। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग, जहाँ नेट लग जाए समझ जाना कुछ ना कुछ उसमें से डिडक्ट होगा अब ग्रॉस में से। तो क्या हो जाता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज क्या हो जाता है आपका? नेट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होती है जो परमानेंटली उतना अमाउंट तो कंपनी को मेंटेन करके ही रखना है एज अ वर्किंग कैपिटल। क्या? परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तो कंपनी को मेंटेन करके ही रखना है एज अ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये अमाउंट कंटिन्यूसली, इतना अमाउंट कंटिन्यूसली कंपनी को ज़रूरत पड़ती ही है डेली बेसिस पे, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। फिर आता है सेमी वर्किंग कैपिटल। देखो सेमी वेरिएबल, सेमी लगा हुआ है, हाफ वेरिएबल, नॉट फुल, पूरी तरीके से वेरिएबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? कुछ अमाउंट तो आपका फिक्स होता है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, एक सर्टेन पॉइंट के बाद होता है कि अब और वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो एक पॉइंट तक तो फिक्स रहता है और एक पॉइंट के बाद वो वेरिएबल चेंज होने लगता है, तो इसे हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल।
तो जब पूरे करेंट एसेट्स जहाँ इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. दैट इज वाई ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल आप लोगों का होता है डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं, वो जो उसमें जो हम फंड यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हमें कैपिटल मेंटेन करके रखनी है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है? शॉर्ट टर्म है. क्या है ये? शॉर्ट टर्म है. अब देख लेते हैं हम लोग इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल नहीं है. कॉमर्शियल पेपर. देखो कॉमर्शियल पेपर मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, और आप लोगों को पता ही है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं. क्लियर? तो ये तो नहीं होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी शॉर्ट टर्म होता है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ये भी शॉर्ट टर्म होता है. अनसिक्योर्ड टर्म लोन्स ये आपका क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म में जा रहा है. क्लियर? ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा. डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम वॉज गिवन बाय. डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम. अब देखिए डिविडेंड डिसीजन हमने अभी पढ़ा. क्या होता है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम रिटेन करेंगे और कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में दो स्कूल ऑफ थॉट थे, उसी तरीके से डिविडेंड डिसीजन में है. एक है आपका इररेलेवेंस और एक है आपका रेलेवेंस. इररेलेवेंस और रेलेवेंस. इररेलेवेंस बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट नहीं करता है शेयर होल्डर की वेल्थ को और वैल्यू ऑफ द फर्म को, और रेलेवेंस डिसीजन बोलता है कि हाँ डिविडेंड डिसीजन जो है आपका वो इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ द फर्म और शेयर होल्डर की वेल्थ को, दोनों को ही. अब देखो इररेलेवेंस थ्योरम दी है आपकी एमएम अप्रोच ने, एमएम ने, मोदिग्लियानी ने. ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर में भी जो इररेलेवेंस है वो भी उसमें से भी एक कौन है? एमएम मोदिग्लियानी. और रेलेवेंस कौन है? वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल. WALTER GORDON. ठीक है? अब देखो तो क्या बताना है हमें? डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरम वाज गिवन बाय जेम्स ई वॉल्टर. नहीं, मायरन गॉर्डन. ये दोनों तो आपकी क्या हो गई? रेलेवेंस. मोदी-गिलियानी मिलर अप्रोच. सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश रेफर्स टू द फंड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पोजेस टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशंस. डे टू डे ऑपरेशन अभी हमने ऊपर पढ़ा. किसको बोलते हैं? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हम फंड्स की ज़रूरत होती है उनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं? बिल्कुल नहीं. वर्किंग कैपिटल बोलते हैं? बिल्कुल सही. रिटेन्ड अर्निंग तो वो होता है जो हम प्रॉफिट का पोर्शन अमाउंट हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपनी क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है. तो करेक्ट आंसर विल बी बी, वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फंड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पोजेस टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशंस. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड वॉज सपोर्टेड बाय. द रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड अभी मैंने बताया रेलेवेंस और इररेलेवेंस. तो इसमें अब पूछा गया है आपसे रेलेवेंस थ्योरी, तो कौन कौन सी हो जाएगी? वॉल्टर, गॉर्डन, एमएम अप्रोच होगी? नहीं, सिर्फ वॉल्टर और गॉर्डन, बोथ ए एंड बी. डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per which one of the following approaches a firm finances a part of its permanent working capital with short term financing. क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस अप्रोच के अकॉर्डिंग एक फर्म जो है अपनी वर्किंग कैपिटल का पोर्शन, वर्किंग कैपिटल इज सपोज्ड, वर्किंग कैपिटल क्यों मेंटेन की जाती है? अपने डेली डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए. ठीक है? क्लियर है? मगर किस अप्रोच के अंडर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, पार्ट ऑफ इट्स परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब जो अमाउंट हम लोग, कंपनी हमेशा ही मेंटेन करके चलती है, वो होना ही चाहिए, उस पोर्शन का भी हम लोग क्या कर देते हैं?
यूज़ कर लेते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में। वैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगा तो ज़्यादा आंसर अप्रोप्रिएट होगा। देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये अलग अलग टाइप की अप्रोच हैं जो वर्किंग कैपिटल में आती हैं। सबसे पहले है आप लोगों का, सबसे पहले ये देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या करते हैं हम? रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का इसमें ट्रेड ऑफ, मतलब बैलेंस होता है। कैसे? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप क्या करोगे? कम से कम वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखोगे। ठीक है, जितनी कम वर्किंग कैपिटल होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क अराइज होगा आपके बिजनेस में, और जितना कम रिस्क आप लोग लेना चाहते हो उतनी ही ज़्यादा आप क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके चलोगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बस यही कहता है कि रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक सही बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आती है आपकी अग्रेसिव और कंजर्वेटिव। देखिए, अग्रेसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच कहती है कि कंजर्वेटिव, देखो नाम में ही है, ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। ये क्या है? ये रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। ये क्या करेंगे? आपका जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स है ना, उसको भी लॉन्ग टर्म फंड से फुलफिल करेंगे। कंजर्वेटिव क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ये जो जहाँ वर्किंग कैपिटल इनको यूज़ करनी चाहिए शॉर्ट टर्म नीड्स में, वहाँ भी ये क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स को उठाते हैं। इनको कोई रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरे दिनों के लिए वर्किंग कैपिटल रखी हुई है। क्लियर है? और अग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि ये इतना रिस्क लेके चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल का जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको भी ये यूज़ कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। वर्किंग कैपिटल इनका मेंटेन नहीं होता है, ये वर्किंग कैपिटल को ही यूज़ कर लेते हैं इवन फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। क्लियर है? मैचिंग अप्रोच, आप ये मान लीजिए कि इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि शॉर्ट टर्म नीड्स को आप टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल से, जो हमने पढ़ी थी वेरिएबल कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल से फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, और जो आपकी लॉन्ग टर्म, जो आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड्स है जो मेंटेन करना है, उसे आप लॉन्ग टर्म फंड से मेंटेन करोगे। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच और मैचिंग अप्रोच में आप लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, कंपनी रिस्क लेना नहीं चाहती है। अग्रेसिव अप्रोच में वो फुल रिस्क लेती है, ट्रेडिशनल अप्रोच में वो रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ, एक सही बैलेंस बिठाती है। क्लियर है? ये क्लियर है? कंजर्वेटिव अप्रोच में वो वर्किंग कैपिटल को बचा के रखेगा, एकदम यूज़ ही नहीं करेगा। अग्रेसिव अप्रोच में कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लेगा कि इवन जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो अमाउंट उसको मेंटेन करके रखनी चाहिए, वो भी नहीं मेंटेन्ड है। मैचिंग अप्रोच में वो रैशनली काम करता है। शॉर्ट टर्म नीड्स को वो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल से फुलफिल करता है, और परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए वो लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज़ कर लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर द डिविडेंड पे आउट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द शेयर इफ R is greater than K, R is equals to K, R is less than K, none of the above। R देखो यहाँ पर है रिटर्न, और K है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो वॉल्टर मॉडल जो है डिविडेंड का, वॉल्टर ने कहा है कि अगर रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, रिटर्न ज़्यादा आया है, तो इस केस में क्या होगा? वॉल्टर ने कहा है कि 100% अमाउंट को रिटेन कर लिया जाएगा, 100% अमाउंट को रिटेन करना चाहिए, और 0% डिविडेंड पे आउट होगा। 0% डिविडेंड कुछ देना ही नहीं है। क्लियर? फिर वॉल्टर ने कहा अगर रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उस केस में हम कुछ भी रिटेन नहीं करेंगे, 0% रिटेंशन रेशियो होगा,
और 100% डिविडेंड पे आउट। 100% डिविडेंड पे आउट पूरा हम एज अ डिविडेंड दे देंगे, जिस केस में रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा। और जब हमारा रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होगा, उस केस में आप चाहे पूरा रिटेन कर लो, आप चाहे पूरा एज अ डिविडेंड की तरह पे कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, द डिविडेंड पे आउट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर इफ रिटर्न इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल लिवरेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। टोटल लिवरेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अब देखिए, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि लिवरेज क्या होता है। लिवरेज क्या होता है? देखिए, लिवरेज क्या होता है, किसी भी कंपनी की लिवरेज एक टेक्निक है जो आपको मदद कर सकता है क्या देखने में, किसी भी कंपनी के साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है और किस टाइप का रिस्क एसोसिएटेड है ये कैलकुलेट करने में, प्लस रिस्क जो है वो एक कंपनी की डेट टेकिंग कैपेसिटी देखता है। क्या कि एक कंपनी अपना डेट लेके कितना अपने फिक्स्ड एसेट्स में वो लगा रही है। क्लियर है? तो सिंपली लिवरेज का मतलब ये है कि कितना डेट लिया गया है। क्लियर? कितना डेट लिया गया है। ठीक है। अब जो लिवरेज होते हैं मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, मेन ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो आपका कंबाइंड या फिर टोटल लिवरेज आ जाता है। ठीक है। जब आप ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को ऐड कर देते हो तो आपका कंबाइंड या फिर टोटल लिवरेज आ जाता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? टोटल लिवरेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड ईपीएस, नहीं। ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ईपीएस, नहीं। फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, सी विल बी द करेक्ट आंसर। फाइनेंशियल लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है बिल्कुल? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट हमारी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की हमारी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट आपका, वो पैसा आपका खर्च होगा ही होगा, भले ही आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप डे टू डे जो बिजनेस है आपको वो रन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी इनकर होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, रेंट जाएगा, सैलरी जाएगी, आपने कोई लोन ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि आपका प्रोडक्शन, आपकी कंपनी जो भी काम करती है, डे टू डे बिजनेस करती है, उसके जो ऑपरेशंस हैं वो चालू हैं या नहीं हैं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो जाएगी ही जाएगी। क्लियर है? और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एक टाइम पर ज़ीरो हो सकती है अगर कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो रही हैं तो। क्लियर? अब देखो, यहाँ सारा लिवरेज में हम पूरा किस में पढ़ते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हीरो है लिवरेज की। क्यों? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट में भी आपके दो रिस्क आ जाते हैं। दो क्या आ जाते हैं? रिस्क आ जाते हैं, या कह सकते हो दो कॉस्ट आ जाती हैं। पहले हम कॉस्ट पढ़ते हैं, क्या क्या आ जाती है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? जो डे टू डे बिजनेस से, मगर वो नहीं, मेन ऑपरेशंस नहीं, जैसे सैलरी तो जाएगी ही जाएगी, रेंट हो गया, जाएगा ही जाएगा। ऑपरेटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, मगर वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये याद रखना, वेरिएबल नहीं है। और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आपका होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, लोन ले रखा है आपने और आपको क्या करना पड़ रहा है? लोन, वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्लियर है? फिक्स्ड कॉस्ट ये आएगी ही आएगी। क्लियर है? तो अब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इससे ही हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑपरेटिंग रिस्क कितना है, जिसको आप बिजनेस रिस्क भी कह सकते हो,
क्लियर है कि कितना रिस्क है यहाँ पर। ऐसा टाइम तो नहीं है कहीं कंपनी का कि वो उतना डेट ले रखा है उसने कि कहीं वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही है। जब वो अपनी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिकवर ना कर पाए तो ऑपरेटिंग रिस्क अराइज होता है, जिसे हम बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। और ये कैलकुलेट करने में कौन मदद करता है? हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज। उसी तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट से हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क। क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क। और इस रिस्क को कैलकुलेट करने में कौन सा लेवरेज हमें मदद करता है? फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर आपको ओवरऑल रिस्क या फिर टोटल लेवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे? बिजनेस फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज को ऐड कर दोगे, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को ऐड कर दोगे। क्लियर है? ये पूरी बात क्लियर है, लेवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि कैसे ये रिस्क से रिलेटेड है, कैसे ये फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से हम क्या पढ़ते हैं? जस्ट अभी पढ़ा है, देखो। एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्क, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिस्क। ऑब्वियसली बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग। ठीक है, अभी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हुआ है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। डिग्री पूछा गया है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा? देखिए, एक होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होता है आपका फाइनेंशियल लिवरेज और एक होता है कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ईबीआईटी अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्सेस, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। और वहीं कंबाइंड लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। इनटू होता है, शायद मैं प्लस कहते आ रही हूँ, इनटू होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर है? तो अब आपको फाइनेंशियल लिवरेज का पूछा है। फाइनेंशियल लिवरेज का क्या फॉर्मूला है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्सेस। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MM theory in perfect market suggests that dividend payment has a MM theory। MM theory किसकी बात हो रही है? डिविडेंड डिसीजन में MM theory की बात हो रही है, जो इररेलेवेंट होती है और कहती है कि नहीं, किसका? डिविडेंड डिसीजन का वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब क्या बोल रही है? अब इसमें से हमें ऑप्शन देख लेना है। हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अ फर्म, हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ फर्म, हैज़ नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अ फर्म। अभी हमने पढ़ा क्या होता है? हैव नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये इररेलेवेंस थ्योरी में आती है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। हु कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोगों को याद रखना है जेम्स एच ब्लिस। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। जेम्स एच ब्लिस कॉइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ accounting concerned with reporting to। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है? कंसर्न विद रिपोर्टिंग टू, किसको रिपोर्ट करती है? किसको रिपोर्ट करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि आपके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको एनालाइज करके मैनेजेरियल डिसीजंस के लिए वो किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी? मैनेजेरियल डिसीजंस कौन लेंगे? बैंकर्स लेंगे मैनेजेरियल डिसीजंस आके आप लोगों की कंपनी के? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट लेगी? बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर्स लेंगे? नहीं। इंटरनल मैनेजर्स लेंगे। कौन लेंगे? इंटरनल मैनेजर्स। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न RF is 6%, beta value is 1.5 and market rate of return is 10%. The expected rate of return would be।
ये क्वेश्चन है आप लोगों का कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। कौन किससे? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। इससे क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है आपको। सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको सिर्फ इसमें आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, देख के आपको लग रहा होगा काफ़ी टफ है, नहीं, वेरी इजी। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स इट। अब आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब देखो RF हमको कितना दिया हुआ है? 6%, क्लियर। बीटा वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 1.5। RM कितना दिया हुआ है हमें? 10% माइनस RF 6%, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 6% प्लस 1.5 इंटू 10 में से 6 गए 4%, क्लियर। तो 6% प्लस, अगर आप 1.5 को 4% से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6% आ जाएगा। 4 5 20, 4 1 4 5 6, पॉइंट हट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 12%। आंसर क्या आ जाएगा? 12%। तो सही आंसर क्या है? बी विल बी द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला समझ में आ गया है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा कोफिशिएंट ब्रैकेट में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यही सिंपल फॉर्मूला होता है। इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं आएगा। अगर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूले में आपके पास वैल्यू आएंगी, आपको वैल्यू एज इट इज पुट करके आंसर निकालना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? क्लियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पता ही है क्या होता है। अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज किया जाता है इस तरीके से ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इंटरनल मैनेजर्स को प्रोवाइड की जाए, जिससे वो मीनिंगफुल डिसीजंस ले सकें, क्लियर। तो देख लेते हैं। टू हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही है, ये एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फिर है टू प्रोवाइड डेटा एंड अबाउट द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द फर्म। टू प्रोवाइड डेटा अबाउट द लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है। वो जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? डेटा प्रोवाइड करती है और लेटेस्ट पोजीशन ऑफ द फर्म के बारे में। टू हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें मदद करती है। हम डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, देखो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज कर सकती है, मगर वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड नहीं करती है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनमें से कौन से वो टूल्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स नहीं हैं? क्लियर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स नहीं हैं। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रोसेस कॉस्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। देखो मैनेजमेंट के टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं, मैंने अभी कहा था कि डेटा एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है? डेटा एनालिसिस होता है। तो डेटा को ही एनालाइज करने के लिए हम मैनेजमेंट के डिफरेंट टूल्स को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, कंपेयर करने के लिए और देखने के लिए कि कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है। पूरा डेटा जो हम एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टूल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। अब हमको ये बताना है कि इसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है। प्रोसेस कॉस्टिंग, देखो प्रोसेस कॉस्टिंग जो टॉपिक है वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है। रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है, मगर प्रोसेस कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द वॉल्टर वैल्यूएशन ऑफ मॉडल। अब देखिए जितने भी डिविडेंड डिसीजन
की थ्योरी हैं, वॉल्टर, गॉर्डन और MM अप्रोच, उनकी सब की थ्योरी की ही अपनी अपनी क्या है, अजम्पशंस हैं। अब हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सी अजम्पशन वॉल्टर मॉडल की नहीं है। देख लेते हैं। ऑल फाइनेंसिंग बाय रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली, बिल्कुल सही है, ये अजम्पशन है वॉल्टर मॉडल की। वॉल्टर मॉडल ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितनी भी फाइनेंसिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से ही होगी। नो चेंज इन दी की वेरिएबल सच एज EPS एंड DPS, ठीक है, ना अर्निंग पर शेयर ना डिविडेंड पर शेयर, इन दोनों में ही कोई भी चेंज नहीं होगा। द फर्म हैज़ फाइनाइट लाइफ, फाइनाइट, देखो यहाँ उनका अजम्पशन है इनफाइनाइट लाइफ, परपेचुअल लाइफ, ठीक है, मगर यहाँ क्या लिखा है कि द फर्म हैज़ फाइनाइट लाइफ। वॉल्टर ने अजम्पशन रखा है, अज्यूम किया है दैट द फर्म हैज़ इनफाइनाइट लाइफ, मगर यहाँ ये ऑप्शन क्या कह रहा है, फाइनाइट लाइफ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑल अर्निंग्स आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और इन्वेस्टेड इंटरनली इमीडिएटली, ये हमने अभी एक ऊपर क्वेश्चन किया था ना, R इज़ ग्रेटर देन K, R इज इक्वल्स टू K, तो हमने क्या बात की थी, अगर रिटर्न ज़्यादा है तो हम 100% रिटेन कर लेंगे। मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो आप 100% रिटेन करोगे या फिर आप 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो ये अजम्पशन भी सही है। C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is a scope of management accounting? Is a scope of management accounting? Budgeting, forecasting, cost accounting. बिल्कुल सभी क्या है, बजटिंग, फोरकास्टिंग मतलब आगे फ्यूचर फोरकास्ट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सभी क्या है, स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ये ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बजटिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सभी क्या है, स्कोप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बर्ड इन हैंड थ्योरी वॉज गिवन बाय। देखिए, बर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दी है, बर्ड इन हैंड थ्योरी है क्या और बर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दी है, तो मैं आपको बता दूं, बर्ड इन हैंड थ्योरी गॉर्डन ने दी है। किसने दी है, गॉर्डन ने दी है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बर्ड इन हैंड थ्योरी क्या होती है, बर्ड इन हैंड, देखो बर्ड इन हैंड मतलब जो इस वक्त हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, गॉर्डन कहते हैं कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो डिविडेंड, उनको अगर डिविडेंड करेंटली अभी इसी वक्त मिल रहा है तो वो उसी शेयर को उसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, रादर इन्वेस्टिंग इन अनदर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जिसमें डिविडेंड आपको आगे जाके कभी और कई सालों बाद मिलेगा। मगर वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि हायर रेट पर ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, मगर काफ़ी सालों बाद मिलेगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर क्या प्रेफर करते हैं, भले ही कम डिविडेंड मिले मगर हमको करेंटली आजकल में ही चाहिए। क्लियर है, इसलिए इसका नाम है बर्ड इन हैंड थ्योरी। इन्वेस्टर्स उस डिविडेंड प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे जिस पर डिविडेंड उनको करेंटली अभी कुछ टाइम में ही मिल जाएगा। उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को नहीं जहां उनको डिविडेंड ये तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा मिलेगा मगर काफ़ी वक्त के बाद मिल रहा होगा, तो वो इन्वेस्टर्स चूज़ नहीं करेंगे। तो बर्ड इन हैंड थ्योरी का मतलब ये है जो मौका इस वक्त अभी आपके हाथ में है, जो आप ग्रैब कर सकते हो। ये किसने दी है थ्योरी, गॉर्डन ने दी है। क्लियर है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए हों, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हुआ हो, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू वेरी मच।